जो जो अपने आप को सो कॉल्ड बहुजन कह रहे हैं, मैं भी इतना कट्टर बहन जी का समर्थक था, क्योंकि चंद्रशेखर रावण ने और बहन जी ने एक धर्म से एक जाति के पक्ष में, और जिस जाति के आप हो उसी के पक्ष में जो उसका बेनिफिट ले रहे हैं। जो मैं नहीं कह रहा हूं आप एक जाति के पक्ष में बोल रहे हो, तो आप तो पहले बहुजन बनो, आप तो पहले ब्रॉड माइंड कर करके आप तो SC STs और तमाम 85% के लीडर बनने की आप अपने दिमाग में समझ पैदा करो। और वो मूवमेंट खत्म नहीं हुआ है, अब वो मूवमेंट ताकत से बढ़ रहा है, क्योंकि जो और अनुसूचित जाति के लोग थे अब उनको लग रहा है कि हमारा भी अधिकार है, तो अब वो बढ़ करके आ रहे हैं। नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया। लगातार मैं DSC की आवाज को 1 अगस्त से उठा रहा हूं और इस समय अशोक अज्ञानी जी मेरे साथ है। लगातार उन्होंने DSC की आवाज को लेकर पूरे देश में कई जगह मीटिंगें की थी, पूरे देश में लगातार उन्होंने मीटिंगें की थी, लेकिन आज 2 या 3 महीने के बाद 1 साल हो जाएगा इस DSC के मामले को। जो पूरा एक माहौल बना था पूरे देश में, जो एक वंचित वर्ग की आवाज थी, वो कहीं गायब हो गई है। और DSC के तमाम वो नेता भी अब उस तरीके से जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रहे हैं या जमीन पर है नहीं। जानेंगे अशोक अज्ञानी से। जी अज्ञानी जी, क्या कहेंगे? बड़ी लड़ाई थी वंचित वर्गों की और आप तो लगातार वंचित वर्ग की आवाज उठाते रहते हैं। DSC का इतना बड़ा मामला था, इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा हो रहा था, इतना बड़े जनसमूह में जन चेतना जाग रही थी, लेकिन अब सब खत्म है। नहीं, देखिए, खत्म नहीं है। DSC का जो वो पहली फौरी लड़ाई थी, शुरुआती लड़ाई थी, जो सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को बचाने की लड़ाई थी, जो DSC के फेवर में आया था, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से करने का सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, सरकारों को जिम्मेदारी दी। अब उसको पहली लड़ाई तो हम जीते, लेकिन अब दूसरी लड़ाई ये है कि संघर्ष ये है कि उसको लागू करवाना, सरकारों से, राज्य सरकारों से कह करके और उनके बाद दबाव बना करके उसको लागू करवाना है कि भैया आप इसको लागू करो। उसका मैकेनिज्म जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसको तय किया था कि वहां पर वो अपने वहां पर DSC का पूरा वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सारी जांच करेंगे और उसके बाद वो रिजर्वेशन तय करेंगे और उस हिसाब से सारी जातियों को उसमें A B C D तक कैटेगरीज बन जाएंगी। तो कैटेगरीज जिस तरह बनेंगी, क्योंकि यहाँ पर साउथ, यहाँ दक्षिण अपने नॉर्थ इंडिया में A B कैटेगरी थी और जो साउथ में C और D कैटेगरी भी थी, वहां पर तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। तो इसीलिए वो सबको सरकारों की जिम्मेदारी थी कि उस पे वो अपना पूरा का पूरा उस पे स्टडी करे और उसके बाद वो कैटेगरीज में उसको करके और डिस्ट्रीब्यूट करे। ये दूसरी लड़ाई है। और अभी तीसरी लड़ाई है, जो आपने कहा कि भाई दूसरी लड़ाई के लिए लोग ठंडे हो गए हैं या नहीं कर रहे हैं या गायब हो गए। ऐसा नहीं है, लोग अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि वो जो मामला है उसको बड़े स्तर पे लाने के लिए पहले आपको जनता को समझाना होगा। क्योंकि हमने देखा था जब वो पहली लड़ाई हुई थी तो उसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हमारे लोग नहीं समझ पा रहे थे, उनको समझाना पड़ा, बताना पड़ा। बहुत लोग कह रहे हैं BJP की ये चालबाजी है, उसने कर दिया, सरकार की है, फूट डालो, फलाना करो, ढिकड़ा करो, तो उसको अपने ही लोग नहीं समझ रहे थे, जबकि वो सब गरीब को मिलना था। तो इसीलिए अभी दूसरी लड़ाई के लिए तैयारी चल रही है। और इसके बाद दूसरी लड़ाई के साथ साथ तीसरी लड़ाई ये है कि अब जो हमारी रिजर्वेशन है, जो इन्होंने प्राइवेट करते जा रहे हैं लगातार सरकारी क्षेत्र को, और नौकरियां कम हो रही हैं, तो जो पुरानी बैकलॉग है उसको भरवाना। दूसरी बात ये कि जो प्राइवेट सेक्टर में भी उसको लागू करवाना, और जो सरकार के पास अभी नौकरियां हैं, पेंडिंग है, उनको भरे सरकार। ये तमाम चीजें हैं। तो इसका एकदम से नहीं होता कि एकदम हो गया। ये एक जन आंदोलन खड़ा करने के लिए, लोगों को उनके अधिकार बताने के लिए और सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए समय लगता है, जो कि काम चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि हम तैयार, पर हमारा नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। जो नेतृत्व करने का जिन्होंने फेस बनाया था अपना, वो गायब है। नहीं, देखिए, जब लड़ाई होती है ना तो बहुत सारे लोग वो भी आ जाते हैं कि जो सरकार के द्वारा भेजे होते हैं, प्रायोजित लोग होते हैं, जो कि मामले को डाइवर्ट करते हैं, और उनके पास इस तरह का धन भी आ जाता है, संसाधन भी आ जाते हैं कि लोग उस चकाचौंध में बढ़ जाते हैं और वो सोच लेते हैं कि शायद हमारी लीडरशिप यही है। तो इसीलिए बहुत सारा गुमराह वाले से वो हुए, जो गुमराह कर रहे थे या जो भेजे हुए प्रायोजित लोग थे, वो गायब हो गए। लेकिन जो लोग वाकई इस मुद्दे के साथ जुड़े हुए थे और ईमानदारी से काम कर रहे थे, वो हम जैसे लोग आज भी डटे हुए हैं। लेकिन हमारे पास जितने संसाधन है, जितने वो है, उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। लेकिन विरोधी तो हंस रहे हैं ना सर।
नहीं नहीं, उससे हंसने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो उनकी हार है। अब वो जीत तो हमारी हो चुकी है, उसको खत्म नहीं करवा पाए। सुप्रीम कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में गिर गया उनका सारा कुछ। अब उनके पास कुछ नहीं बचा। अब क्या है कि हम इसको लागू करवाना है, और राजनीतिक रूप से भी हमें अब जो चुनाव आते हैं उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अब जो सरकार जो जो पार्टियां चुनाव लड़ रहे हैं, उन चुनाव पार्टियों के चुनाव के घोषणा पत्र में भी हम उस बात को डालने में कामयाब हो पाए। इसके लिए भी बड़ी तैयारी चल रही है। ये आपको आने वाले 2-3 महीने में दिखाई देगा। लेकिन तमाम अम्बेडकरवादी ये कह रहे हैं कि इस देश में जो बहुजन समाज का सपना बाबा साहब ने या काशीराम जी ने देखा था, वो ये कहते हैं कि एक बड़ा बहुजन समाज तैयार हो रहा था, लेकिन विरोधियों ने इस डीएससी के मामले को लेकर एक फूट डलवा दी। लोग मायावती को अपना राष्ट्रीय नेतृत्व समझ रहे थे, मायावती की तरफ लोगों का झुकाव हो रहा था, और ऐसे में ये फैसला आ जाता है। नहीं देखो, ये तो उन्हीं की गलती है। वो जो जो अपने आप को सो कॉल्ड बहुजन कह रहे हैं, मैं भी इतना कट्टर बहन जी का समर्थक था, क्योंकि मुझे पता है कि चाहे कुछ भी है, ये हमारे मूवमेंट से, हमारे अनुसूचित जाति से हैं, और ये हम इसको हमारी बहन है, हम हमारी लीडर है। चाहे हमें कुछ करे ना करे तो कोई बात नहीं, हमें चाहे अपने उसमें संगठन में जगह दे ना दे, हमें चुनाव पार्टी से लड़वाएं ना लड़वाएं, किसी पद पे रहे ना, बिना पद के बिना उसके, मैं भी लगातार बहन जी के लिए प्रचार कर रहा था। लेकिन जब मैंने देखा कि बहन जी ने उसी समय जब डीएससी का आया, तो सिर्फ एक जाति के पक्ष में उन्होंने एक इमरजेंसी जैसी बात बोल दी, इमरजेंसी लग गई और ये हो गया वो हो गया। बहन जी की जिम्मेदारी ये थी कि वो अपने आप हिसाब से SC STs की अपनी मीटिंग बुलाते और बैठ करके आमने सामने बैठ के उस पर चर्चा करते कि किसके हक में है, किसके नहीं है। एकदम से वो चंद्रशेखर रावण ने और बहन जी ने एक धर्म से एक जाति के पक्ष में, और जिस जाति के आप हो उसी के पक्ष में जो उसका बेनिफिट ले रहे हैं। जो मैं नहीं कह रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट के उस जो बेंच थी, संवैधानिक बेंच, उसमें जो गवाई साहब जो अभी चीफ जस्टिस होने वाले हैं, उनका स्टेटमेंट है ये। तो इसलिए जो क्रीमी लेयर जो आप एक ही जाति के लिए जा रहे हो, आप एक जाति के पक्ष में बोल रहे हो, तो आप तो पहले बहुजन बनो। आप तो पहले ब्रॉड माइंड कर करके आप तो SC STs और तमाम 85% के लीडर बनने की आप अपने दिमाग में समझ पैदा करो। आप ही एक ही जाति के लोग नेता, एक ही जाति के लोग मंत्री संतरी, एक ही जाति के लोग आप अपनी पार्टी से चुनाव लड़वाओगे। आप ही एक ही जाति के लोगों को आप सब कुछ वो करोगे। गली का नुक्कड़ का नेता भी एक ही जाति का है, तो दूसरे लोगों को आप कहते हो कि दूसरे लोग आ जाओ जी हमारे पास, हम बहुजन नेता। पहले अपने अंदर वो बड़ी समझ पैदा करो, और बहुजनों को, तमाम जातियों को आप इकट्ठा पहले संगठन में जगा दो, और फिर उसके बाद फिर आप अपने नेता बनने की कोशिश करना। और वो मूवमेंट खत्म नहीं हुआ है, अब वो मूवमेंट ताकत से बढ़ रहा है, क्योंकि जो और अनुसूचित जाति के लोग थे, अब उनको लग रहा है कि हमारा भी अधिकार है, तो अब वो बढ़ करके आ रहे हैं। और एक बड़ा मूव 1-2 साल के अंदर, ये जो बहुजन के नाम पर था, लेकिन वो अब डीएससी के नाम पे खड़ा होने वाला, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट। अज्ञानी जी की क्या तैयारी है? हमारी पूरी तैयारी है, लगातार हम इसमें काम कर रहे हैं। मैं पूरे देश में जा रहा हूं, और लगातार डीएससी का हमने मुद्दा छोड़ा नहीं है। लेकिन अभी हम इसको लगातार छोटी छोटी मीटिंगें कर करके अगले 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होने वाली है, और उसके बाद एक बड़ा आंदोलन पूरे देश के अंदर, पूरी राज्य सरकारों को उसका डीएससी का सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू करने के लिए एक उनको ज्ञापन दिया जाएगा, और फिर उस पर लड़ाई शुरू होगी। क्या लग रहा है डीएससी का राष्ट्रीय नेतृत्व कौन संभालेगा? क्या लग रहा है आपको? देखिए, अज्ञानी जी ने भी बहुत काम किया। तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से तमाम लोग लगातार काम कर रहे हैं, तो किसी ना किसी को तो एक झंडे के नीचे आना होगा ना सर? नहीं, सवाल झंडे का। देखो, यही हमारी कमजोरी की, हम कहते हैं मेरे झंडे में आ जाओ। अब इतने सारे संगठन, डीएससी है ना सर? नहीं, डीएससी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो संगठन SC STs के जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं अपने अपने इलाकों में, उनको बुला के एक फेडरेशन बनाने की जरूरत है। एक राउंड टेबल जो आज मीटिंग हो रही है, उसी तरीके से सबके रिप्रेजेंटेटिव संगठन के बुला करके एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बना करके उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब यही तो प्रॉब्लम है कि तू अपना झंडा छोड़ दे, मेरे झंडे के नीचे आ जा। क्यों भाई, मेरे झंडे के नीचे ऐसा क्या लगा हुआ है? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसीलिए बहुत सारे संगठन बनाने की उन्होंने जरूरत महसूस की थी। वो अधिकार दिया कि मैं छत्तीसगढ़ में जाके मैं नहीं काम कर सकता ना, दिल्ली में आकर के वो काम नहीं कर सकते ना, छत्तीसगढ़ का भी वहां चाहिए, वहां पर उत्तराखंड में भी वहां पर एक संगठन चाहिए, और इसीलिए लाखों संगठन है, तो लाखों नेता तो हमारे पास हैं। फिर जरूरत है कि सिर्फ उनको लामबंद करके एक जॉइंट एक्शन कमेटी बना करके और उनको आप अपने समान इस मुद्दे पर आगे बढ़ाना, बस ये मेरा कहना है। तो ये अशोक अज्ञानी जी मेरे साथ थे, लगातार डीएससी की आवाज को पिछले 1 साल से उठा रहे हैं, और डीएससी को 1 साल होने वाला भी है। अगस्त में 1 साल हो जाएगा। आने वाला वक्त बताएगा डीएससी की ये लड़ाई किस ओर करवट लेगी। लेकिन लगातार अशोक अज्ञानी जी हों, चाहे तमाम जो लीडर हैं इस
डीएससी के मामले को लेकर पूरे देश में जन जागृति कर रहे थे, वो आज भी इस उद्देश्य में लगे हुए हैं कि वंचित तबके को उनके हक अधिकार मिले। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।